श्वेता, श्वेता मैं आ रही हूँ। श्वेता। श्वेता नदी के पानी में बहती हुई चली जा रही है। पूनम चिल्लाकर नदी में कूद जाती है। नदी के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मगर कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ पूनम बहती हुई नदी में तैरकर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है, मगर श्वेता बहुत दूर बहती ही चली जाती है और गहरी खाई की तरफ पहुंच जाती है। इस कहानी की शुरुआत 20 साल पहले होती है। मोहनपुर नाम के एक गांव में हरिहर और जानकी की शादी होती है और वो एक छोटे से झोपड़े में अपना घर बसाते हैं। शादी के 1 साल बाद उनको जुड़वा बेटियां होती हैं। अरे वाह, देखो जानकी, हमारी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं। हाँ जी, देखना, ये दोनों जब बड़े होंगे तब घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा जानकी। हम दोनों इन दोनों से बहुत प्यार करेंगे, अच्छी तरह खिलाएंगे, अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे। हरिहर और जानकी की आंखों में बहुत सारे सपने थे, मगर उनको क्या पता था कि उनके सारे सपने टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। हरिहर दोनों बेटियों का नाम रखता है। बड़ी बेटी का नाम होता है पूनम और छोटी बेटी का नाम होता है पूजा। पूनम और पूजा के दाहिने हाथ में एक बर्थ मार्क है। जानकी हरिहर से कहती है, देखो जी, दोनों के दाहिने हाथ में बिल्कुल एक जैसे दाग हैं। अच्छा ही तो है, जुड़वा बच्चों को ऐसा होता है, इससे पहचान करने में आसानी होती है। पूनम और पूजा थोड़े बड़े होने लगे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कभी कभी झगड़ा मारपीट भी करते हैं। हरिहर और जानकी ये सब देखकर हंसते हैं और प्यार से दोनों का मन भर जाता है। ऐसे ही हंसते खेलते 3 साल बीत जाते हैं। दोनों में बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग है। दोनों की तबीयत एक साथ खराब होती है। देखो जी, दोनों में कितना प्यार है, तबीयत भी एक साथ ही खराब होती है। जुड़वा है ना, सुना है जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है। एक दिन हरिहर जानकी और दोनों बेटियों को लेकर नदी किनारे वो लोग पिकनिक मनाते हैं, खाने पीने लगते हैं। पूनम और पूजा बैडमिंटन खेलने लगते हैं। चल पूनम, बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, चल पूजा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, खेलो खेलो, मगर नदी के ज्यादा पास मत जाना, गिर जाओगे। ठीक है पापा। वो दोनों बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, मगर एक बार पूनम जोर से मारती है और पूजा नदी के बहुत पास चली जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। आह, बचाओ, माँ बापू बचाओ। हरिहर और जानकी दौड़ कर आते हैं। पूनम चिल्ला चिल्ला कर पूजा को पुकारने लगती है, अरे अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ मेरी बेटी को, अरे कोई बचाओ। मगर बहुत देर हो चुकी है। पूजा तेज नदी में बहती चली जाती है। वो किसी भी तरह एक पेड़ की डाल को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर पकड़ नहीं पाती। वो डूबती चली जाती है और बेहोश हो जाती है। वो बहते हुए इतनी दूर चली जाती है कि हरिहर और जानकी उसे देख भी नहीं पाते। वो लोग एकदम से टूट जाते हैं। जानकी रोने लगती है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ गई तू, लौट आ पूजा, लौट आ। हरिहर तभी पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब कुछ खुलकर बताता है। पुलिस तुरंत एक टीम भेजकर पूजा को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर दूर दूर तक पूजा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सॉरी हरिहर जी, आपकी बेटी नहीं मिल पाई। अब हरिहर भी रो पड़ता है। जानकी में अभी बात करने की भी ताकत नहीं है। पूनम एकदम से शॉक में चली जाती है। उधर पूजा बेहोश होकर बहती चली जाती है और नदी में एक घाट में आकर रुकती है। उसी घाट में उस वक्त एक अमीर आदमी पूजा करने आया हुआ था। वो पूजा को देखता है। अरे, ये कौन बहकर आ रहा है? वो आदमी पूजा को गोद में उठाता है और उसकी पल्स चेक करता है। हाँ, ये जिंदा है, ये जिंदा है। वो आदमी खुश हो जाता है। वो पूजा को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में पूजा का इलाज किया जाता है और पूजा को होश आता है। डॉक्टर साहब जब पूजा का नाम और पता पूछते हैं तब पूजा कुछ नहीं बोल पाती है। वो पहले का सब कुछ भूल चुकी थी। डॉक्टर साहब उस अमीर आदमी के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर आहूजा, इस बच्ची को तो कुछ याद नहीं है। ये अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पा रही है। अब क्या होगा डॉक्टर? ऐसे केस में ऐसा होता ही है। ऊपर से ये बच्ची है, इसे अब सब कुछ याद आना करीब करीब असंभव है। सिर्फ किसी बहुत बड़े शौक से ही इसे सब कुछ याद आ सकता है, वरना तो कोई होप नहीं है। डॉक्टर, मेरे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, मगर कोई बच्चा नहीं है।
मैं इस बच्ची को गोद ले लेता हूँ। वो आदमी पूजा को गोद ले लेता है। इसके बाद बहुत समय बीत जाता है। उधर पूनम अभी जवान हो गई है, मगर वो लोग अभी पूजा को भूल नहीं पाए हैं। हरिहर और जानकी हमेशा पूजा के बारे में ही बात करते हैं। उस घटना के बाद से दोनों जैसे अंदर से टूट गए हैं। दोनों ने पूजा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। मगर अभी भी दोनों के मन में एक आशा है कि एक दिन तो पूजा जरूर मिलेगी। वो गरीब है। पूनम स्कूल के बाद शहर के एक कॉलेज में परीक्षा देती है और उसे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो शहर में पढ़ने जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छे से जाना बेटी, और हॉस्टल में अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ माँ बापू, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई खत्म करके ही लौट आऊंगी और आपको लेकर शहर चली जाऊंगी। पूनम चली जाती है। वो पहली बार शहर जा रही है। उसे पता नहीं है कि शहर के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे पोशाक पहनते हैं। पूनम गांव में जो सलवार कमीज पहनती थी वही पहनकर चली जाती है और शहर पहुंचकर हॉस्टल में दाखिल हो जाती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर वो एक दूसरी ही दुनिया देखती है। सभी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं कैंपस के अंदर। पूनम सलवार कमीज पहनकर गई है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। किसी को शर्म नहीं आती क्या? तभी वहाँ श्वेता नाम की एक लड़की आती है। उसके साथ और भी 2-3 लड़कियां हैं। श्वेता दिखने में बहुत ही मॉडर्न है। वो कहती है, अरे ये देखो कहाँ से आ गई है गांव की गंवार। कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, सलवार पहनकर कॉलेज आई है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये सुनकर पूनम गुस्सा हो जाती है। मुझसे तमीज से बात करो, समझी ना? क्यों, तू कहीं की महारानी है क्या? मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी कैसे भी बात कर सकती हूँ। क्यों, ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या? और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, ये तो श्वेता के बाप का ही कॉलेज है। सुन लड़की, ये मेरा ही कॉलेज है, ये समझ ले। यहाँ मैं जो बोलूंगी वही होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो इस कॉलेज से निकाल दूंगी। पूनम को डर लगता है। बहुत मेहनत के बाद उसे इस कॉलेज में दाखिला मिला है। यहाँ से जाने का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ऐ गवार लड़की, पहले ही दिन तूने मुझसे पंगा ले लिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। चल कॉलेज का बाथरूम साफ कर, चल। श्वेता पूनम को पकड़कर कॉलेज के बाथरूम में ले जाती है। पूनम चुपचाप बाथरूम साफ करके देती है। अरे वाह, एकदम चकाचक कर दिया। वो तो करेगी, झाड़ू देने वाली तो लगती है। ये बड़ी अच्छी बात करी है तूने। श्वेता और बाकी सारी लड़कियां पूनम का मजाक उड़ाते हैं। पूनम को बहुत बुरा लगता है। वो हॉस्टल लौट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या गांव की लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं नहीं, हार मान लेने से नहीं चलेगा, मुझे लड़ाई करते रहना होगा। पूनम अगले दिन फिर से कॉलेज जाती है और कैंटीन में खाना खाने बैठती है, मगर तभी श्वेता आती है और खाना नीचे फेंक देती है। अरे बाप रे, खाना नीचे गिर गया। रोना आ रहा है क्या मेरी बच्ची को? कैंटीन में बैठे हुए सारे लड़के और लड़कियां पूनम पर हंसने लगे। पूनम वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। हाय पूनम, मेरा नाम सागर है। कैंटीन में जो तुम्हारे साथ हुआ ना, उसे दिल पर मत लो। वो श्वेता ऐसे ही है, उसके पापा का कॉलेज है ना, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बोल पाता है। सागर अच्छा लड़का है। पूनम के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, मगर श्वेता हर रोज पूनम को परेशान करती रहती है। अगले दिन श्वेता उसके पालतू कुत्ते को कॉलेज ले आती है और पूनम के पीछे छोड़ देती है। पूनम जान बचाने के लिए भागती रहती है। बचाओ बचाओ! वो कुत्ता भौंकते हुए पूनम के पीछे दौड़ता है। ये देखकर श्वेता और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। पूनम कॉलेज से निकलकर एक बस में चढ़ जाती है। इस तरह वो उस कुत्ते से छुटकारा पाती है। उसी रात को पूनम को बुखार आता है। वो बुखार के मारे तड़पने लगती है। उसी रात श्वेता को भी बुखार आता है। वो भी तड़पती रहती है। अगले दिन पूनम बुखार लेकर ही कॉलेज जाती है और उसे पता चलता है कि श्वेता को बुखार होने के कारण वो आज कॉलेज नहीं आई है। पूनम अपने ही मन में सोचती है, अजीब है, कल मुझे भी बुखार आया था और श्वेता को भी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन श्वेता कॉलेज आती है और फिर से पूनम को तंग करने लगती है। कभी पूनम से वो अपना सामान कैरी करवाती है तो कभी अपना जूता साफ करवाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। कॉलेज से सभी को पिकनिक पर ले जाया जाता है, और वो भी नदी के किनारे। नदी किनारे पिकनिक के बारे में सुनकर पूनम डर जाती है, क्योंकि उसे बचपन की घटना याद आ जाती है। मगर सागर उसे मना लेता है।
पूनम को अभी तैरना आता है। फाइनली वो पिकनिक पर जाती है। पिकनिक में सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वहां पर भी श्वेता पूनम को परेशान करती है। उसका सामान वो पूनम से कैरी करवाती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। श्वेता अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और तभी नदी के पास जाकर पैर फिसल कर वो नदी में गिर जाती है और नदी के स्रोत से बहने लगती है। सभी चौंक जाते हैं और नदी के पास आ जाते हैं। तभी पूनम चिल्लाती है, श्वेता, श्वेता, मैं आ रही हूँ श्वेता। श्वेता नदी के पानी में बहती हुई चली जा रही है। पूनम चिल्लाकर नदी में कूद जाती है। नदी के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मगर कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ पूनम बहते हुए नदी में तैरकर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है, मगर श्वेता बहुत दूर बहती ही चली जाती है और गहरी खाई की तरफ पहुंच जाती है। और तभी एक मगरमच्छ श्वेता की तरफ बढ़ने लगता है। श्वेता जोर जोर से चिल्लाती है। आसपास के सभी लोगों को यही लगता है कि आज श्वेता का आखिरी दिन है, मगर तभी पूनम को एक पेड़ की टूटी हुई लकड़ी मिलती है और वो उसे पकड़कर जोर से तैरने लगती है। लकड़ी का टुकड़ा हल्का है, इसलिए वो जल्दी से श्वेता के पास पहुंच जाती है। उसके बाद पूनम श्वेता को एक हाथ में पकड़कर पानी में डुबकी लगाती है और मगरमच्छ को धोखा देकर वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इस तरह वो श्वेता को बचा लेती है। पूनम श्वेता को नदी से ऊपर उठाती है। श्वेता बेहोश है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और श्वेता का ट्रीटमेंट करते हैं। श्वेता को होश आता है। श्वेता आंखें खोलती है। श्वेता के दोस्त उसके पास आते हैं। श्वेता, तू ठीक तो है ना श्वेता? श्वेता? कौन श्वेता? मेरा नाम पूजा है। सभी चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकती है पूनम। मैं अपने माँ बापू और बहन के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने आई थी, मगर बैडमिंटन खेलते हुए नदी में गिर गई। मुझे अपनी बहन, अपने माँ बापू के पास जाना है। अरे, ये क्या कह रही है श्वेता? अगर ये सच है तो उसके दाहिने हाथ में मेरी तरह एक बर्थ मार्क होना चाहिए। देखो तो। पूनम श्वेता का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर देखती है और उसे वो बर्थ मार्क दिखाई देता है। पूनम रो पड़ती है और कहती है, पूजा, तू पूजा है, मेरी बहन। मैं पूनम हूँ बहन, पूनम। पूजा पूनम को गले लगा लेती है। तभी वहां वो अमीर आदमी आता है, मगर श्वेता यानी कि पूजा उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद वो अमीर आदमी पूनम से सब कुछ कहता है, कैसे पूजा उसे नदी के घाट पर मिली, कैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी और कैसे उस आदमी ने उसे गोद लेकर बड़ा किया। डॉक्टर ने कहा था कि किसी बड़े शौक के पाने के बाद ही इसे पुरानी बातें याद आ सकती है। आज वो सब कुछ हुआ जो इसके साथ बचपन में हुआ था, इसीलिए इसको फिर से सब कुछ याद आ गया। बेटा, मेरी बहन, आखिरकार मेरी बहन मुझे मिल ही गई। चल बहन, घर चल, माँ बापू बहुत खुश होंगे। पूनम पूजा को गांव ले जाती है। वो हरिहर और जानकी से मिलकर रो पड़ती है। हरिहर और जानकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अमीर आदमी पूजा और पूनम को कॉलेज पास करने के बाद नौकरी दिला देता है। सभी शहर आकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी है गर्भवती सावित्री की। वो बहुत ही गरीब है और हाथ रिक्शा चलाती है। कभी वो स्टेशन के पास तो कभी बस स्टैंड तो कभी किसी मॉल के पास सवारी के इंतजार में खड़ी रहती है। और जैसे ही उसे सवारी दिखती, वो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आवाज देती, मायागंज, रामनगर, श्यामपुर, आदमपुर। अरे, श्यामपुर चलोगी क्या? हाँ साहब, चलूंगी। कितने पैसे लोगी श्यामपुर के? साहब, श्यामपुर तो बहुत दूर है, 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं 12 रुपए से 1 पैसे अधिक नहीं दूंगा। सावित्री को कभी उसकी मर्जी के मुताबिक पैसे मिल जाते तो कभी उसकी उम्मीद से बहुत कम। लेकिन वो क्या करती? किसी को इनकार तो कर नहीं सकती थी। अगर इनकार किया तो जो भी पैसे मिलने होते वो भी नहीं मिलते। ठीक है साहब, चलिए, आप 12 रुपए दे दीजिएगा। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। 10-11 बजे ही सड़कें सुनसान हो जाती। दोपहर में तो खैर कोई निकलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि लू के थपेड़ों से सभी बचना चाहते। लेकिन उस चिलचिलाती गर्मी में भी गर्भवती सावित्री हाथ रिक्शा लिए सड़क किनारे मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी रहती। लेकिन गर्मी इतनी है कि कोई सवारी उसे मिल ही नहीं रही है। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन कमाई के नाम पर सिर्फ 15 रुपए ही आए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? मकान मालिक 3 बार आकर टोक चुका है। कुछ दिनों से शरीर को जला देने वाली गर्मी के कारण उसका काम बिल्कुल मंदा चल रहा था। लेकिन वो करती भी क्या? थोड़े दिनों पहले ही उस बेचारी पर उस समय बिजली गिरी जब उसके पति हेमंत लाल की मौत टीबी से हो गई।
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जी। उस समय वो सिर्फ 4 महीने की गर्भवती थी। अब सावित्री के 8.5 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे काम करना ही पड़ता था। सावित्री इन्हीं बातों को सोच रही थी, तभी एक सवारी उसकी तरफ आई। मायागंज चलोगी क्या? चलूंगी ना साहब। कितने पैसे लोगी? 20 रुपए। सावित्री ने उस सवारी को बिठाया और फिर उस चिलचिलाती धूप में मायागंज की ओर चल पड़ी। उसने सवारी को मायागंज छोड़ा और फिर वापस बस स्टैंड की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आने लगे और उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। आह, ये दर्द कैसे शुरू हो गया? वो रिक्शे से उतरकर सड़क पर बैठ गई। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। उस चिलचिलाती धूप में सावित्री सड़क किनारे प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था। कोई उस ओर से गुजरता भी तो एक गर्भवती औरत पर कौन ध्यान देता। कुछ देर दर्द सहने के बाद सावित्री ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन अफसोस, जन्म देने के साथ ही वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने पति के पास चली गई। उसकी दोनों बेचारी बच्चियां उस चिलचिलाती धूप में सड़क पर पड़ी रोए जा रही थी। तभी कुछ लोगों की उन बच्चियों पर नजर गई। अरे भाई, ये उस औरत ने तो सड़क पर ही बच्चियों को जन्म दे दिया है। जन्म तो दे दिया है, लेकिन लगता है वो मर चुकी है। अब क्या होगा इन मासूम बच्चियों का? अरे होगा क्या, मर जाएंगी ये भी, क्योंकि इनकी मदद तो कोई करने से रहा। लोगों ने उन बच्चियों के प्रति दुख तो जताया, लेकिन किसी ने उन बच्चियों की कोई मदद नहीं की। वो बेचारी सड़क पर रोती रही। लोग पत्थर दिल की तरह उधर से गुजरते रहे। कुछ देर बाद उधर से एक गाय गुजरती है। जब वो उन बच्चियों को रोता देखती है तो उसके पास चली जाती है। गाय थोड़ी देर उन दोनों बच्चियों को देखती है और फिर उन्हें अपना दूध पिलाने लगती है। एक औरत जो उधर से गुजर रही थी, उसने जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्य है, ये गाय इन बच्चियों को दूध पिला रही है। उन बच्चियों को दूध पिलाने के बाद वो गाय उन दोनों बच्चियों को अपने मुंह में उठाकर सड़क से थोड़ी दूर एक पेड़ के किनारे रख देती है। उसके बाद वो खुद पेड़ से पत्तियों को अपने मुंह से तोड़ती है और उसे किसी चादर की तरह बिछा देती है और उन दोनों बच्चियों को वहाँ पर लिटा देती है। जो लोग उधर से गुजरते सभी उस गाय को देखकर दंग रह जाते। भाई, लगता है ये गाय ही इन बच्चियों को पालेगी। अरे हमें क्या इससे लेना देना, चलो यहाँ से। हर दिन वो गाय उन बच्चियों को अपना दूध पिलाती और फिर वो घास चढ़ने जाती। घास भी वो आसपास ही चढ़ती और उन दोनों बच्चियों पर अपनी नजर रखती। एक बार कुछ आवारा कुत्ते उन बच्चियों के ऊपर झपट्टा मारने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो गाय पहुँच गई और उन कुत्तों से भिड़ गई। कुछ लोगों ने जब ये देखा तो गाय बेचारी इतनी शांत है, लेकिन देखो तो कैसे वो 5-5 कुत्तों से अकेले ही भिड़ गई है। हाँ, तभी तो गाय को माता कहते हैं। वो गाय उन बच्चियों को बहुत प्यार करती थी। अगर बच्चियां कभी रोने लगती तो गाय की आंखों में भी आंसू आ जाते और वो अपनी जीभ से चाटकर उन्हें प्यार करने लगती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो दोनों बच्चियां 6 साल की हो गई। जिस तरह गाय उन्हें प्यार करती थी, वो दोनों बच्चियां भी उसे प्यार करती। एक दिन, आज बहुत देर हो गई है, हमारी माँ अभी तक नहीं आई है। हाँ, इस समय तक तो वो आ जाती थी। मुझे तो माँ की चिंता हो रही है। मुझे भी। क्या करें हम, माँ को ढूंढने चलें क्या? उन दिनों भी भीषण गर्मी पड़ रही थी। वो दोनों बच्चियां अपनी माँ यानी गाय को ढूंढने निकल पड़ी। वो चलती रही, लेकिन गाय का कोई अता पता उन्हें नहीं चला। अब तो दोनों का प्यास के कारण गला भी सूखा जा रहा था। माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्यास के कारण गला भी सूख रहा है। तभी उन दोनों को सड़क किनारे एक नल दिखाई दिया। वे दोनों भागी भागी वहाँ गईं और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद एक बार फिर वो अपनी माँ को खोजने निकल पड़ी। अभी मुश्किल से वो कुछ कदम ही गई थी कि उन्हें एक जगह लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो कैसी भीड़? कहीं किसी को गाड़ी से चोट तो नहीं लग गई है? वो दोनों वहाँ गई तो देखा कि उनकी माँ यानी वो गाय बेहोश पड़ी थी। लोग भीड़ लगाकर उसकी ओर देख तो रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी उन दोनों बहनों में से एक बहन भागकर सड़क किनारे लगे नल से पानी भर लाई और गाय को पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो गाय पानी पी ही नहीं रही थी। माँ, तुम पानी क्यों नहीं पी रही हो? पियो ना माँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह सड़क पर क्यों पड़ी हो? अब वो बेचारी बेजुबान क्या बोलती।
दोनों बहनें अब अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वो रो रो कर वहाँ खड़े लोगों से मदद मांगने लगी। हमारी माँ बहुत बीमार है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इन्हें अस्पताल पहुँचा दीजिए ना। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है, कृपा करके इन्हें अस्पताल पहुँचा दीजिए ना। जमाना अब इतना खराब हो गया है कि घायल इंसान की कोई मदद नहीं करता, तो फिर वो बेजुबान की क्या मदद करता। उन दोनों बहनों के सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। तभी उन्हें एक बहुत पुरानी सी टूटी फूटी हालत में एक हाथ रिक्शा सड़क किनारे पड़ा दिखा। उन दोनों बहनों ने गाय को किसी तरह उसमें डाला और अस्पताल की ओर चल पड़ी। माँ तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो दोनों छोटी बच्चियां उस चिलचिलाती धूप में अपनी गाय को लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, हमारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। माँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है उन्हें, वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने जब उनकी माँ को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों छोटी बच्चियां उस गाय से माँ की तरह प्यार करती थी। ये देखकर उनका दिल भर आया था। बच्चों, मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मवेशियों का इलाज करता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। उनकी गाय को लू लग गई थी, इसलिए वो बेचारी बेहोश हो गई थी। डॉक्टरों के इलाज और दोनों छोटी बच्चियों की सेवा से वो पूरी तरह ठीक हो गई। जिसने भी उन बच्चियों और उस गाय के प्रेम को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए।